कल्पना कीजिए एक ऐसी टीम की जो इस सीजन में अब तक अपना एक भी मैच नहीं हारी है। मतलब उनका आत्मविश्वास एकदम 7वें आसमान पर है। लेकिन आज वो एक ऐसे मैदान पर उतरने जा रही है जहां जीतने के लिए वो पिछले 3 साल से तरस रही हैं। बिल्कुल। और T20 क्रिकेट में 3 साल बहुत लंबा समय होता है। सही कहा आपने। अक्सर हम सुनते हैं कि आईपीएल जैसी विश्व स्तरीय लीग में मौजूदा फॉर्म ही सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट के इस खेल में कभी-कभी मिट्टी की तासीर और मैदान का जो इतिहास है ना, वो बड़े से बड़े फॉर्मूले को ध्वस्त कर देता है। एकदम सही बात है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही महामुकाबले को डिकोड करने जा रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज 13 अप्रैल है और आईपीएल के 19वें सीजन का 21वां मैच होने वाला है। जी, और मुकाबला भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। टॉस शाम 7 बजे होना है। हमारे पास जो मैच प्रीव्यू और आंकड़े आए हैं वो सच में एक बहुत जटिल पहेली पेश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों टीमों के बीच का एकदम अलग विरोधाभास। हम लोग अक्सर सिर्फ मौजूदा फॉर्म देखते हैं और जो इतिहास के गहरे सबूत हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब अगर हम इस सीजन के शुरुआती 4 मैचों को देखें तो राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के टॉप पर अजय बैठी है। उन्होंने अपने चारों मैच जीते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद को देखें तो उनका हाल काफी बुरा है। 4 में से 3 मैच हार चुके हैं वो। तो कागज पर तो ये एकदम एक तरफा मुकाबला लग रहा है ना, एक टॉप की टीम और एक संघर्षकरी टीम। कागज पर हाँ, लेकिन क्रिकेट कागज पर नहीं खेला जाता है। इन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल 21 मैच हुए हैं। और अगर कोई सोचे कि राजस्थान का पलड़ा भारी होगा तो मैं बता दूं कि वो गलत है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैच जीते हैं जबकि राजस्थान को केवल 9 में जीत मिली है। अरे वाह, मतलब हेड टू हेड में हैदराबाद आगे है। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ आज के मैदान की बात करें, मेरा मतलब है राजीव गांधी स्टेडियम की, तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है। इस मैदान पर इन दोनों के बीच 6 मैच हुए हैं। और उसमें से कितने हैदराबाद ने जीते हैं? 6 में से 5 मैच हैदराबाद ने जीते हैं। और राजस्थान को अपनी आखिरी जीत यहाँ 2023 में मिली थी। उसके बाद से लगातार 4 मैचों में हैदराबाद ने उन्हें इसी मैदान पर शिकस्त दी है। ओके, 1 मिनट रुकिए। मुझे इस होम एडवांटेज और ऐतिहासिक रिकॉर्ड वाले तर्क पर थोड़ी सी आपत्ति है। अच्छा, बताइए क्यों? मतलब देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हर मेगा ऑक्शन के बाद टीमें तो लगभग पूरी तरह से बदल जाती हैं ना। खिलाड़ी बदल जाते हैं, कप्तान बदल जाते हैं, यहाँ तक कि कोचिंग स्टाफ भी नया आ जाता है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में 2023 का कोई रिकॉर्ड 2026 में क्या मायने रखता है? ये मुकाबला तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर मतलब राजस्थान का मौजूदा फॉर्म और एक पुराने हार्डवेयर यानी हैदराबाद के होम ग्राउंड की टक्कर जैसा है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या केवल मैदान का नाम किसी टीम के खराब फॉर्म को छुपा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है आपका। अगर खिलाड़ी बदल रहे हैं तो रिकॉर्ड क्यों नहीं बदलता? इसका जवाब मैदान के उस इकोसिस्टम में छिपा है जिसे आप बदल नहीं सकते। इकोसिस्टम से आपका क्या मतलब है? मतलब पिच की मिट्टी वही रहती है, हवा की दिशा वही रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय दर्शकों का जो शोर है वो वही रहता है। दर्शकों का दबाव तो होता है। बिल्कुल। जब एक विपक्षी टीम उस ड्रेसिंग रूम में घुसती है जहां उसे लगातार हार मिली हो, तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी काम करने लगती है। सपोर्ट स्टाफ वही होता है। पुरानी हार की बातें अनजाने में ही खिलाड़ियों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। एकदम। और वहीं दूसरी ओर देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों को पता है कि उनका मौजूदा फॉर्म खराब है, लेकिन जब वो अपनी होम पिच पर उतरते हैं जहां गेंद उनके मन मुताबिक ग्रिप करती है, तो उनका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। मतलब राजस्थान के अजय रथ को सिर्फ हैदराबाद के 11 खिलाड़ियों से नहीं लड़ना है, बल्कि उस स्टेडियम की पूरी आभा से लड़ना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम टीम के सामूहिक प्रदर्शन से हटकर व्यक्तिगत आंकड़ों पर नजर डालें, तो यहाँ कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि T20 में अक्सर 1 या 2 खिलाड़ी ही पूरा मैच पलट देते हैं। हाँ, और इस सीजन में तो कुछ खिलाड़ी अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। वही तो। इस वक्त टूर्नामेंट के सबसे बड़े व्यक्तिगत सम्मान मतलब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों पर राजस्थान रॉयल्स का कब्जा है। और वो भी कितने शानदार तरीके से। हाँ, वैभव सूर्यवंशी ने 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं,
जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखिए 266.66। ये सच में अविश्वसनीय आंकड़ा है। और गेंदबाजी में रवि बिश्नोई 4 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक गेंदबाज के नजरिए से 266 का स्ट्राइक रेट कितना खौफनाक होता है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो 266 का स्ट्राइक रेट केवल एक संख्या नहीं है। यह विपक्षी टीम की पूरी रणनीतिक संरचना पर एक सीधा हमला है। सीधा हमला? वो कैसे? मतलब इसका अर्थ है कि वैभव प्रति गेंद औसतन 2.5 रन से ज्यादा बना रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो वो लगभग हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री खोज रहे हैं। बाप रे, हर दूसरी गेंद पर? हाँ, और जब कोई बल्लेबाज इस गति से खेलता है तो वो केवल रन नहीं बना रहा होता, वो पावर प्ले में फील्डिंग सेट करने वाले कप्तान के दिमाग को हाईजैक कर लेता है। मतलब कप्तान पर दबाव किस तरह से काम करता है इस स्थिति में? ऐसे समझिए, आमतौर पर एक कप्तान अपने प्रमुख गेंदबाज को पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए लाता है, लेकिन जब वैभव 266 की स्ट्राइक रेट से प्रहार करते हैं तो गेंदबाज की जो लेंथ है वो बिगड़ जाती है। वो डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, वो विकेट लेने की बजाय रन बचाने की मानसिकता में आ जाता है। कप्तान को स्लिप हटानी पड़ती है, बाउंड्री राइडर्स को डीप में भेजना पड़ता है और यहीं से गेंदबाजी टीम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो मतलब हैदराबाद के हर्ष दुबे, जिन्होंने 4 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, उनके सामने चुनौती ये नहीं है कि वैभव को कैसे आउट किया जाए। नहीं, उनके सामने चुनौती ये है कि उनके स्पेल के पहले 2 ओवरों में जो रनों की सुनामी आने वाली है, उस दौरान वो अपनी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ को कैसे बरकरार रखें। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। मतलब राजस्थान सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं चला रही, वो विरोधी कप्तान को रणनीतिक रूप से लकवाग्रस्त कर रही है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन क्या सनराइजर्स हैदराबाद के पास इसका कोई जवाब है? उनके आंकड़ों को देखें तो बल्लेबाजी में उनकी पूरी उम्मीद सिर्फ हेनरिक क्लासन पर टिकी नजर आती है। हाँ, क्लासन ने सीजन काफी प्रभावित किया है। बिल्कुल, उन्होंने 4 मैचों में 184 रन बनाए हैं, 2 अर्धशतक जड़े हैं। वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में दूसरे नंबर पर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक अकेली 1 मैन आर्मी उस टीम को रोक सकती है जिसके पास ऑरेंज और पर्पल दोनों कैप्स हों? देखिए, आप बिल्कुल उस कमजोर नब्ज पर उंगली रख रही हैं जो हैदराबाद को इस सीजन परेशान कर रही है। क्रिकेट इतिहास गवाह है कि 1 मैन आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लीग टूर्नामेंट्स में लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। हाँ, एक खिलाड़ी कब तक हर मैच जिताएगा? बिल्कुल। हेनरिक क्लासन शानदार फॉर्म में है, खासकर स्पिनरों के खिलाफ उनकी तकनीक बेजोड़ है। बैकफुट पर जाकर जिस तरह से वो स्पिन को बाउंड्री के पार भेजते हैं, वो अद्भुत है। लेकिन राजस्थान को भी तो ये पता होगा ना? वही तो समस्या है। राजस्थान को ये अच्छे से पता है। रवि बिश्नोई जैसे चालाक लेग स्पिनर के खिलाफ क्लासन की जंग देखने लायक होगी। बिश्नोई अपनी गूगली का इस्तेमाल बहुत ही सटीकता से करते हैं। अगर राजस्थान की टीम पावर प्ले में ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल लेती है तो क्लासन पर इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा कि उन्हें रन रेट बनाए रखने के लिए अनावश्यक जोखिम उठाने पड़ेंगे। और बिश्नोई ठीक इसी मौके का इंतजार करेंगे। एग्जैक्टली। यानी क्लासन की चुनौती सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि अपने विकेट की कीमत और टीम के गिरते रन रेट के बीच संतुलन बनाना है। जी हाँ। लेकिन इन खिलाड़ियों का ये सारा रणनीतिक खेल एक बहुत बड़े बाहरी कारक पर निर्भर करता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप पिच और मौसम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। राजीव गांधी स्टेडियम का मैदान और वहां का आसमान। पिच रिपोर्ट बताती है कि ये एक बैटिंग फ्रेंडली सतह है और यहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर ये हाई स्कोरिंग मुकाबले वाला मैदान है। हाँ, यहाँ रन खूब बनते हैं। और अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों की गहराई में जाएं, तो इस मैदान पर खेले गए 84 आईपीएल मैचों में से ध्यान दीजिएगा 35 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 48 मैचों में चेस करने वाली टीम को जीत मिली है। ये फासला काफी बड़ा है। 48 मैच चेस करते हुए जीते गए हैं। हाँ, मैं अक्सर सोचती हूँ कि चेस करना एक ओपन बुक एग्जाम की तरह है। मतलब आपको टारगेट पता है, जरूरी रन रेट पता है, बस उसके हिसाब से अपनी पारी को बुनना है। आपकी ये ओपन बुक एग्जाम वाली उपमा बहुत ही शानदार है। T20 क्रिकेट में स्पष्टता बहुत मायने रखती है और चेस करते समय वो स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन क्या? लेकिन ये एग्जाम किसी एयर कंडीशन कमरे में नहीं होने वाला है। इस बार ये एग्जाम एक तपते हुए ओवन में होगा। ओहो,
बिल्कुल, वेदर रिपोर्ट। जी 13 अप्रैल का दिन है, बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान 40 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के बीच रहने वाला है। 40 डिग्री। हाँ, 40 डिग्री का तापमान, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जो पूरी पिच रिपोर्ट और चेजिंग के आंकड़ों को पलट सकता है। कैसे? हम अक्सर क्रिकेट को सिर्फ बल्ले और गेंद के बीच का खेल मानते हैं, लेकिन 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में ये इंसानी शरीर की सहनशक्ति की परीक्षा बन जाता है। ये तो है। गर्मी में फील्डिंग करना बहुत थका देने वाला होता है। बिल्कुल, जब कोई टीम पहले फील्डिंग करने उतरती है तो उसके 11 खिलाड़ियों को उस भीषण गर्मी में 20 ओवर तक दौड़ना पड़ता है। और फास्ट बॉलर्स के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा होगा। सोचिए ना, एक तेज गेंदबाज जब अपना 20-30 मीटर का रनअप लेके 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है, तो उसके शरीर का तापमान कितनी तेजी से बढ़ता है। डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। जी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और मांसपेशियों में खिंचाव यानी क्रैम्प्स का खतरा अपने चरम पर होता है। सोचिए, जो टीम पहले फील्डिंग करते हुए अपनी आधी शारीरिक ऊर्जा केवल गर्मी से लड़ने में खर्च कर देगी, क्या उसके बल्लेबाजों के पास दूसरी पारी में चेज करते समय वो फोकस और रिफ्लेक्सेस बचे रहेंगे जो 150 की रफ्तार से आती गेंद को खेलने के लिए चाहिए? बाप रे, तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब 40 डिग्री का तापमान उस ओपन बुक एग्जाम के पन्नों को धुंधला कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ मैदान के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाद में बल्लेबाजी करो, चेज करना यहाँ आसान है क्योंकि 84 में से 48 जीत चेज करने वाली टीम की है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ 40 डिग्री का थर्मोमीटर चेतावनी दे रहा है कि अगर पहले फील्डिंग की तो शरीर टूट जाएगा। ये कप्तानों के लिए एक भयानक द्वंद्व है। और जब हम कप्तानों की बात कर ही रहे हैं तो जरा दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 12 और उनके रणनीतिक दांव पेच पर नजर डालते हैं। जी, बताइए। दोनों ही टीमों की कमान इस बार नई पीढ़ी के हाथों में है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन कर रहे हैं, जो खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग संभाल रहे हैं। दोनों युवा और आक्रामक खिलाड़ी हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों युवा कप्तानों के लिए अपनी व्यक्तिगत फॉर्म से ज्यादा अपनी लीडरशिप साबित करने का दबाव होगा आज। और ये दबाव तब और बढ़ जाता है जब आपके पास विकल्पों की भरमार हो। अगर हम रणनीतिक मैचअप्स की बात करें तो इस मैच का असली रोमांच केवल रन बनाने में नहीं है, तो फिर किसमें है? खिलाड़ियों को न्यूट्रलाइज करने में है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर के रूप में एक बहुत ही घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण है। हाँ, जोफ्रा की पेस तो खतरनाक है। जोफ्रा की बाउंसर्स और उनका जो असामान्य रिलीज पॉइंट है, उसका सामना हैदराबाद के ट्रेविस हेड कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ट्रेविस हेड क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करके कट और पुल शॉट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन 145 की गति से जब गेंद उछाल लेती है तो अगर फुटवर्क में थोड़ी भी कमी हुई तो वो घातक साबित हो सकती है। और मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स का रोल आएगा, मतलब राजस्थान के पास रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई की जोड़ी है। वही तो, जडेजा की वो फ्लैट विकेट टू विकेट गेंदबाजी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देती। और दूसरी तरफ होंगे हेनरिक क्लासन और कप्तान ईशान किशन। यहीं पर कप्तानी का असली टेस्ट होगा ना? बिल्कुल, रियान पराग को तय करना होगा कि वो जडेजा का इस्तेमाल कहां करें। क्या वो उन्हें क्लासन के सामने लाएंगे या फिर अभिषेक शर्मा जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ उनका उपयोग करेंगे? और इससे भी बड़ा रणनीतिक हथियार तो इम्पैक्ट प्लेयर नियम है। हाँ, वो तो गेम चेंजर है। राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी को इम्पैक्ट प्लेयर की सूची में रखा है। अब सोचिए, एक खिलाड़ी जिसका स्ट्राइक रेट 266 है, उसे रियान पराग कब मैदान में उतारेंगे? यही तो शतरंज का खेल है। क्या वो पारी की शुरुआत में ही वैभव को भेजकर हैदराबाद के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक हमला करेंगे, या फिर उन्हें 15वें ओवर के बाद गेम को पूरी तरह से छीन लेने के लिए बचा कर रखेंगे? और उधर हैदराबाद के इम्पैक्ट प्लेयर विष्णु विनोद है, जो मध्यक्रम में आक्रामकता ला सकते हैं। जी, इम्पैक्ट प्लेयर नियम ने सही समय पर सही मोहरा चलने को ही जीत की कुंजी बना दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्थान की टीम कागज पर और फॉर्म में एक परफेक्ट मशीन की तरह लग रही है। उनके पास पावर प्ले में विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं,
डेथ ओवर्स के लिए संदीप शर्मा जैसा विशेषज्ञ है और स्पिन विभाग में जडेजा और बिश्नोई की अभेद्य दीवार है। हाँ, ये सब तो है उनके पास। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये मुकाबला परफेक्ट मशीन और हैदराबाद की उस अभेद्य धरती के बीच है जहां आकर बड़े बड़ों के समीकरण बिगड़ जाते हैं। यही कारण है कि T20 क्रिकेट इतना अनिश्चित और रोमांचक है। बिल्कुल। जब राजस्थान के खिलाड़ी राजीव गांधी स्टेडियम की उस पिच पर कदम रखेंगे तो उन्हें सिर्फ 11 खिलाड़ियों को नहीं हराना है, उन्हें उस मैदान की यादों को, उस भीड़ के शोर को और उस दबाव को हराना है जो पिछले 3 सालों से वहां उनके खिलाफ जमा हो रहा है। और दूसरी तरफ हैदराबाद को ये साबित करना है कि वे केवल अपने घर के शेर नहीं हैं, बल्कि उनके पास इस सीजन की सबसे मजबूत टीम को रोकने की रणनीति मौजूद है। एकदम सही। तो पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमारे सामने एक बेहद स्पष्ट तस्वीर है जिसमें कई रहस्य छिपे हैं। राजस्थान की अजय लय और ऑरेंज पर्पल कैप का दबदबा एक तरफ है और सनराइजर्स हैदराबाद का अपने घरेलू मैदान पर वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड दूसरी तरफ है। ये बहुत ही शानदार टक्कर होने वाली है। हाँ, ये केवल बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं है, ये 266 के स्ट्राइक रेट के आक्रामक मनोविज्ञान और 40 डिग्री की भीषण गर्मी की शारीरिक परीक्षा के बीच का टकराव है। लेकिन हमारे पास मौजूद इन तमाम आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषण के बाद एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अच्छा, और वो विचार क्या है? सोचिए, हमने देखा कि ऐतिहासिक रूप से इस मैदान पर चेस करने वाली टीमों ने 84 में से 48 बार जीत का झंडा गाड़ा है। जी। यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक सिद्ध फॉर्मूला माना जाता है। लेकिन जब 13 अप्रैल की शाम 7 बजे दोनों युवा कप्तान मतलब रियान पराग और ईशान किशन मैदान के बीचों बीच खड़े होंगे और आसमान से 40 डिग्री की आग बरस रही होगी, तो क्या टॉस जीतने वाला कप्तान उन ऐतिहासिक चेजिंग आंकड़ों पर अंधा भरोसा करेगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या वो 20 ओवर तक अपने खिलाड़ियों के शरीर को उस भट्टी में झोंकने का जोखिम उठाएगा, ये जानते हुए कि दूसरी पारी में उनके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे? या फिर वो इतिहास और डेटा साइंस को किनारे रखकर इंसानी शरीर की हकीकत को स्वीकार करते हुए पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लेगा? मुझे तो लगता है कि इस हाई वोल्टेज मैच का असली फैसला 7:30 बजे पहली गेंद फेंके जाने पर नहीं, बल्कि 7 बजे उस सिक्के के जमीन पर गिरने के साथ ही तय हो जाएगा। ये वास्तव में खेल की रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है, जहां डेटा और मानव शरीर विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं। श्रोताओं को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस महामुकाबले के हर रणनीतिक पहलू और मैचअप्स को हमारे साथ डिकोड करने के लिए शुक्रिया। आप सभी 13 अप्रैल की शाम 7 बजे के उस सिक्के की उछाल पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वही तय करेगा कि इतिहास जीतेगा या थर्मामीटर।